हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज अपन देखेंगे इसमें 3 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। उससे पहले अपन देखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न होती है एक तो जीके और करंट अफेयर में। जीके और करंट अफेयर में कि ये अपन कैसे पढ़ें, किस हिसाब से तैयार करें। तो पहले तो मैं करंट अफेयर के बारे में बता देता हूँ आपको कि करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है। तो करंट अफेयर आपको 1 ईयर यानी 1 साल का लगभग पूरा पढ़ना है। और कब तक, तो जनवरी से लेके नवंबर में आपका पेपर है, तो जनवरी से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर में कौन से पॉइंट है जो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक तो खेल से संबंधित, एक है पुरस्कार, ये भी अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर है घटनाएं, फिर है युद्धाभ्यास। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। और एक मान लो योजनाएं, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको बारी बारी से देखनी पड़ेगी। अब रही बात इनको कब पढ़े, तो देखो 1 साल का है लगभग, एक नहीं तो 11 महीने मान लो आप, तो 11 महीने का एक साथ तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको अपने प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे एक तो मंथली के हिसाब से, और आप एक करंट अफेयर की अलग से नोटबुक डाल लो। जैसे खेल है, खेल का अलग लिख लो। जहाँ कहीं से भी आपको मिल रहे हैं खेल से रिलेटेड डाटा, मान लो यहाँ मिल रहा है कुछ, तो यहाँ से वहीं अपडेट कर लो। जहाँ कहीं मान लो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिली जो आपके पास पहले से नहीं है, तो वहाँ उनको मेंशन कर दो। पुरस्कार में तो कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ, कुछ चीज़ें तो आपको दी हुई होगी, खुद आप फिर रिसर्च करके वहाँ ऐड कर लो कि सारा डाटा एक जगह ले आओ। क्योंकि जब जब आपका पेपर होगा ना, जब नवंबर में पेपर है तो आपका अक्टूबर तक तो सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए अच्छे से 2-3 बार। फिर है फास्ट रिवीजन, क्योंकि जो अक्टूबर से लेकर जो लास्ट महीने में और 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, तब तक जो एफर्ट लगाओगे वही आपको सफल कराएंगे। क्योंकि वहाँ फिर है ना आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जो आपकी कमजोरियाँ वो यहाँ दूर हो जाएगी। उससे पहले तो वो चीज़ें आपको, क्योंकि 4 जगह लिखी हुई चीज़ें आपको पता भी नहीं रहेगी उस टाइम, तो उनको एक जगह ले आओ। और करंट अफेयर आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, वो भी अभी से शुरू करो। ये नहीं कि अपन लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने में कर लेंगे, नहीं होगा। वहाँ तो एफर्ट लगाने, फिर वहाँ पे छांटने कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कौन से मुझे याद है और कौन से मुझे याद नहीं है। तो ये तो हो गई आपके करंट अफेयर की बात। फिर आती है जीके की। तो जीके को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, तो जीके की मैं बता दूँ, जहाँ तक संभावना हो आपको अपने नोट्स ही पढ़ने हैं। नोट्स का फिर मैं बता दूं, जिसके नोट्स पहले से लिखे हुए हैं अच्छी बात है, जिनके पास नहीं लिखे हुए, देखो लिखे हुए हैं उनको तो क्या करना है, और जिनके पास लिखे हुए नहीं है उनको नोट्स कैसे तैयार करने हैं? तो इनको तो, जो जिनके नहीं लिखे हुए हैं उनको तो शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। जैसे जहाँ कहीं भी पढ़ा छोटा छोटा पॉइंटों में लिख लो। और जिनके लिखे हुए हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स ही पढ़ूँ, और उनको पढ़ने भी नोट्स ही है, लेकिन साथ में जैसे मान लो जीके के लिए लूसेंट बुक बहुत अच्छी है। लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, तो ये लूसेंट पढ़ रहे हो आप, अपने नोट्स पढ़ लिए, आपको पता है आपके नोट्सों में आपने क्या क्या लिखा है। मान लो प्राचीन भारत का इतिहास आप अपने नोट्स से पढ़ रहे हो, फिर लूसेंट उठाओ, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं है कि सारी की सारी लूसेंट जो बचा हुआ है वो सारा का सारा अपने नोट्स में छाप लो, ये मत करना गलती। आपको क्या करना है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपके नोट्स में नहीं है और वो लूसेंट में है, तो वहाँ से उठा के आप अपने नोट्स में मेंशन कर दो। फिर ये हो गया काम। फिर जैसे मान लो अब मेरा वीडियो देखा आपने, अब मैं कुछ भी बताने वाला हूँ। मान लो आपने प्राचीन इतिहास में जैन धर्म अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके लिखे हुए भी है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है कि यहाँ मान लो पेपर में आ गई, या फिर मैं उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ तो वो चीज़ आपके पास लिखी हुई नहीं है ना, तो उसको यहाँ से उठाओ और वहाँ ऐड कर दो शॉर्ट पॉइंट में। तो ये चीज़ें क्या होगी, जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप रिवीजन अच्छा कर पाओगे। क्योंकि तब वही चीज़ें हैं कि आप रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगी। वही है एकदम सीधी देसी भाषा में कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, पहली बार जाओगे आपको कुछ ही पता नहीं रहेगा, आपके माइंड में ऐसे चलेगा आप कहाँ जाना है, कैसे जाना है। दूसरी बार जाओगे कुछ चीज़ें आपको याद रहेगी, हाँ मैं पहले आया था। तीसरी बार जाओगे काफ़ी हद तक हो जाएगी। ऐसे करके आप 10 बार उस रास्ते से निकल जाओगे ना, तो आप आंखें बंद करके एक जगह बैठे बैठे भी आप उसका मैप तैयार कर सकते हो। तो वही तो चीज़ है, ये आरटी टेक्निक है, ये रिवीजन टेक्निक है। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। एक है 3D स्कैन, पढ़ते रहो। पढ़ने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, 3D स्कैनिंग टाइप। जो भी चीज़ पढ़ो सिंगल लाइन पढ़ते रहो। अब सीक्वेंस से 4 चीज़ें आ गई, तो उसको याद करने के लिए आप पहले उसको लिखो, ढंग से देखो, फिर आंखें बंद करो और उनको इमेजिन कर लो। आप सारी चीज़ें जोड़ लो, सीक्वेंस सेट करो।
उसी हिसाब से आपके याद हो जाएंगी वो। यह हो गया आपके जीके के लिए कि जीके आपको नोट्स नहीं पढ़ना है और नोट्स तैयार करने हैं शॉर्ट। कहीं कोई सी भी बुक मिली आपको, कोई पेपर सेट मिला, कोई मॉडल पेपर मिला, कोई मॉक टेस्ट दिया आपने, वहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन है और आपको लग रहा है ये अच्छा है, क्योंकि आप तैयारी करने लग जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन अपने काम का है, कौन सा नहीं है। और इसी वजह से तो मैं ये पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं 2-3 पहले से उनको तो पता भी है, जो नए दे रहे हैं मान लो पहली बार देंगे तो उनको क्या पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये इनका लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर सोल्यूशन आप देखोगे ना तो काफ़ी चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा पता चल जाएगी, जिसको पहले से जिसने पढ़ा है अच्छे से उनका रिवीजन हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और नए वालों को ये दिखेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब जो है ना दिल्ली पुलिस की तो वैकेंसी है ही, एग्ज़ाम है, साथ में इसी पैटर्न पे आती है आरपीएफ, और सबसे शानदार नौकरी है, रेलवे की गजब नौकरी है। तो आरपीएफ लगभग वही जीके जीएस का यही 50 का है, उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर का वेटेज कम रहता है, बाकी वो ये पॉलिटी वॉलिटी अच्छी आती है। तो ये सब आपको अपना दोनों पे टारगेट रखना, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ। बाकी ये स्टेट पुलिस, जैसे जो राजस्थान से हैं उनके राजस्थान पुलिस आएगी, यूपी से यूपी पुलिस, एमपी वालों के लिए एमपी पुलिस और बिहार वालों के लिए बिहार पुलिस। तो ये वाली वैकेंसियाँ भी आएगी। और अपने सिलेबस का जो दायरा है वो आप अपने हिसाब से सेट करो कि जिसका जो एग्जाम पहले है उसका उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट करें। जो सब्जेक्ट कॉमन है वो कॉमन रहेंगे। जैसे ही आपका दिल्ली पुलिस का हो जाएगा और मान लो एमपी पुलिस का बाद में एग्ज़ाम है तो आप फिर उसका जो बचा हुआ सब्जेक्ट वहाँ कवर कर लो। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी चीज़ मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ, जैसे लूसेंट है, लूसेंट सबको पता है कि लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाता, लगभग मान लो 70% तो मिल ही जाते हैं जीके, और इतना काफ़ी होता है। लेकिन ये है कि लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी हार्ड है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े और याद नहीं होती। तो वो मैं आपके लिए करूँगा। पढ़ना आपको अच्छे से खुद को ही है, मैं तो आपके लिए पॉइंट लेके आऊँगा, मुझे पता है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा कोचिंग में पढ़ाने का अनुभव है, जो मेरा खुद का 10 साल का जो पढ़ने का अनुभव था, वो लगा के कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको याद नहीं हो सकता, वो फिर मैं अपने तरीके से जैसे ट्रिक्स हैं, जो कैसे भी जो मैंने ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाया वो फिर मैं करूँगा आपके लिए। लेकिन ये नहीं कि पूरा मेरे भरोसे नहीं रहना, आपको पूरा रेगुलर स्टडी आपको करनी है। मैं वो करूँगा कि जो आपको याद नहीं है ना वो याद करवाने की कोशिश करूँगा मैं। जैसे पॉलिटी का बता दूँ मैं, पॉलिटी में आपको मान लो भाग है, 22 भाग है, उनको कैसे याद किया जाए, तो मैं एक बार छोटा सा बता देता हूँ आपको पॉइंट देके। बाकी यहाँ ये उचित नहीं रहेगा क्योंकि वो अलग से वीडियो लिखेंगे। जैसे ट्रिक है तो 1 से लेकर 7 तक के भाग कवर हो जाते हैं इसमें। तो मेरी ट्रिक है सनम सनम नींबू की कदर कर पहले, सनम नींबू की कदर कर पहली, वो यही है। संघ राज्य क्षेत्र, फिर ये नागरिकता, फिर मूल अधिकार, फिर निर्देशक तत्व है, फिर मूल कर्तव्य, और ये 4A में आ जाएगा। फिर कदर का मतलब केंद्र, और फिर रह का मतलब राज्य, और पहली यानी पहली अनुसूची का यानी 7वें भाग में आ जाएगा पहली अनुसूची का भाग B। ये वाले ऐसे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको कि जिससे आपको थोड़ा विश्वास भी हो जाए कि हाँ भाई अपने साथ अच्छा होने वाला है। और उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब के लिए इसी बोल रहा हूँ कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ना, तो जब भी जो कोई नया वीडियो आएगा ना तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आपका काम हो जाए, आपको लगे कि अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब वापस कर देना। ये वाली बात है। अब शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। इतना टाइम ले लिया आपका, क्योंकि सारी चीज़ें पेपर ही नहीं होता, बाकी चीज़ें भी होती है। क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी ढंग से तो आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। आप में योग्यता तो है, लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है ढंग से तो आप वो नहीं कर पाओगे। समझ आ जाएगी, आज आपकी एज है, आप जैसे ही 5-6 साल तैयारी करोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आप खुद बताने लग जाओगे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला। लेकिन अभी आप फ्रेशर हो तो आपको ये चीज़ें सीखने मिलेगी, इसलिए आपकी काउंसलिंग ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं अपन। टाइम वैसे खूब ले लिया। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है, तो वह है नीरज चोपड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है। फिर इनको जो इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसका पहला आयोजन या वही शुरुआत, तो शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ
या राष्ट्रमंडल खेल की 1930 में। अब मान लो देखो मैंने बता दिया ये 1930 में शुरू हुआ है। अब जहाँ आपने करंट में है ना खेल लिखा है तो वहाँ ये अगर ये चीज़ नहीं लिखी तो वहाँ ऐड कर दो ऐसे करके। फिर ये कब होते हैं तो ये प्रति 4 साल से होते हैं, हर 4 साल से ये होते हैं। पहली बार हुआ था ये 1930 में और फिर जैसे आगे आगे हर चौथे साल से ये होता है। अब जो इस कब हुआ था तो ये 2022 में हुआ था और 2022 से पहले हुआ था 2018 में। और ये तो पूछा ही है 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो इसके बाद हुआ था 22 में। और अब कब होगा तो अब हो जाएगा ये 2026 में। तो फिर 2018 का कहाँ हुआ था तो देखो 2018 का तो गाना जगह है एक, 2018 का हुआ था गाना और ये है ऑस्ट्रेलिया में। फिर 2022 का हुआ था बर्मिंघम, 2022 का था बर्मिंघम। और जो ये सॉल्यूशन देख रहे हैं ना तो इसको भी आप है ना अपनी एक नोटबुक है जीके जीएस की या स्टैटिक जीके के नाम से, तो जो चीज़ आपको आ रही है वो अच्छी बात है, जो नहीं आ रही उसको वहीं पॉइंटों में लिख लो, क्योंकि चीज़ें तो वही है, रिवीजन होती रहेगी आपकी। ऐसे नहीं कि कोई मैंने प्राचीन इतिहास का कोई पॉइंट है तो मैं वहीं लिखूँ या वैसे ही करूँ, कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो आप। ये हो गया बर्मिंघम इंग्लैंड में। और जो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो होगा विक्टोरिया, और ये विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है, तो ये दोनों ध्यान रखना भी है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और नोट भी कर लेनी है। फिर अगला क्वेश्चन, पत्तियों के रंध्रों में जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है, तो वह है वाष्पो उत्सर्जन। फिर अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक कौन सी अनुसूची में सम्मिलित था तो वह अनुसूची 1 में सम्मिलित था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया। मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक, तो ये किया था भाई साहब दारा शिकोह ने। और ये दारा शिकोह की फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था। दारा शिकोह का फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था और इसका जो हिंदी में होता था अर्थ वो होता था दो समुद्रों का संगम। जो इसे मज्म उल बहरीन थी ना, इसका हिंदी में होता था दो समुद्रों का संगम। और इसका हिंदी संस्करण भी जारी हुआ था, हिंदी संस्करण भी हुआ था। और हिंदी संस्करण को कहा जाता था समुद्र संगम ग्रंथ। हिंदी संस्करण को कहा जाता था या कहा गया था समुद्र संगम ग्रंथ। हिंदी संस्करण का नाम था समुद्र संगम ग्रंथ। ये तो था हिंदी ग्रंथ किसका, तो यह था मज्म उल बहरीन का। अब एक और ध्यान रखना, एक और ग्रंथ था सिर ए अकबर। सिर ए अकबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख भी लेना आप। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि किसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। किसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद, तो 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था, वो किया गया था सिर अकबर में। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। और ये आपकी सुनी हुई होगी, संचित निधि है एक तो, और एक है दूसरी है आकस्मिकता निधि, और तीसरी और अंतिम है सार्वजनिक खाते। ठीक है, खाते जिसे समेकित निधि भी कहा जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अल्फा। क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। यानी शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई पुष्यमित्र शुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग। अब बात आती है शुंग वंश की। यह शुंग वंश है जो मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश था।
शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश था। मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश था, ये ध्यान रखना है। फिर है ये पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय क्या हुआ? पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था प्रथम यूनानी आक्रमण। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम यूनानी, ये पूछा भी गया है, प्रथम यूनानी आक्रमण किन के समय हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था और ये शुंग वंश के का संस्थापक भी माना जाता है इन्हें। फिर है पुष्यमित्र शुंग को और इससे रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो इन्हें बौद्ध ग्रंथों में बौद्धग्राही कहा जाता है, बौद्धद्रोही। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में बौद्धद्रोही कहा गया है। फिर है इंपॉर्टेंट, इनका एक दरबारी कवि था। पुष्यमित्र शुंग का एक दरबारी कवि था महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इनका दरबारी कवि था और इन्होंने क्या किया? महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ की रचना की। और ये महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ ये किसका अनुवाद था, किसकी व्याख्या थी? तो ये थी अष्टाध्यायी की, और अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसकी व्याख्या थी, वो थी महाभाष्य व्याकरण। उसका व्याख्या किसने की थी? तो महर्षि पतंजलि ने की। और ये महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज कवि थे। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। फिर है देवभूति। अब ये देवभूति है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो देवभूति है ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। तो बताओ शुंग वंश के प्रथम शासक या संस्थापक? प्रथम तो है पुष्यमित्र और अंतिम है वह है देवभूति। अंतिम है वह है देवभूति। तो ये भी आप नोट कर लेना। अब मान लो जैसे आपको ये मिली जानकारी शुंग वंश, आपने कहीं जहाँ कहीं भी लिखा है तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई इनका राजकवि कौन था और मगध पर शासन करने वाला पहला जो ब्राह्मण राजवंश कौन सा था, या प्रथम ब्राह्मण राजवंश जिसने मगध पर शासन किया, और प्रथम यूनानी आक्रमण किसके समय हुआ, ये सारी चीज़ें आप नोट्स कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, द फायर बर्न्स ब्लू कर्ण। द फायर बर्न्स ब्लू कर्ण केशव और डॉट द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुक्षेपित इतिहास है। तो वह है सिद्धांत पटनायक, ये वाली पुस्तक है। फिर है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जा सकता है। तो वह है मूत्रवाहिनी। मतलब गुर्दे में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वह है लेम डक। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो वह है के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा को यह पद धारण करने का श्रेय है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण या कन्फर्म रेलवे रिजर्वेशन में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो वह है रियल मैंगो, इसको बैन कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता है? तो वो था सर देशमुखी। ये तो था, ये भी टैक्स था। अब एक आता है चौथ, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शिवाजी के समय का था चौथ। तो ये शिवाजी के समय जो पड़ोसी राज्य होते थे उनसे वसूला जाने वाला भूमि कर था। तो चौथ क्या है? चौथ है भूमि कर, और वो शिवाजी के समय पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। फिर देख लेते हैं अपन शिवाजी का जन्म। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में, ये भी पूछा जाता है। और इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। तो गुरु का नाम था कोंडदेव, ये ध्यान रखना, ये लिख लेना आप, कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। और आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। देखो, गुरु का नाम था कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। और इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में। और इनकी राजधानी थी शिवाजी की, तो वो थी रायगढ़।
ये भी पूछी गई है काफ़ी एग्जामों में। शिवाजी की राजधानी थी वो थी रायगढ़। और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 6 अप्रैल 1680। 6 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी और 6 अप्रैल 1627 को जन्म हुआ था। जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में और मृत्यु हुई थी रायगढ़ में। ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। फिर एक चीज़ और है, एक है अष्टप्रधान और एक आता है अष्टदिग्गज। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना अपने पॉइंट। अष्टदिग्गज, देखो अष्टप्रधान ये तो थे शिवाजी के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में। या शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। और अष्टदिग्गज कहा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेवराय थे, उनके जो तेलुगु कवियों की मंडली थी, तेलुगु कवियों की मंडली, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज अलग अलग है। अष्टप्रधान का संबंध तो शिवाजी से है और अष्टदिग्गज का संबंध है कृष्णदेवराय से, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। और एक विजयनगर भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, जिसमें वंशका में बता देता हूँ। वही ट्रिक है SSTA, संगम, सालू, तुलु और अरविंदु, ये ज़्यादातर तो यही आता है इसमें। और फिर आगे कभी वीडियो में अपन देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में, ये वाला आप लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है, तो वह अंतरा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो वो था सर ह्यूरोज। और झांसी की रानी का जो अंतिम युद्ध हुआ था वो भी ह्यूरोज के साथ ही हुआ था। झांसी की रानी का अंतिम युद्ध हुआ था वो ह्यूरोज के साथ ही हुआ था। तो ये भी ध्यान रखनी है। फिर मैं एक चीज़ बता दूं, 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी मैं चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा ट्रिक से कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कहाँ का विद्रोह था, नेतृत्व किसने किया, क्रांतिकारी कौन थे, और दबाने वाले यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन थे। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो वो देखो, मैं छोटा सा हिंट दे दूँ आपको, जिससे आप फिर विश्वास कर सको मेरे से जुड़ने के लिए। तो देखो, एक तो थी अपनी दिल्ली यानी दिल्ली में जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया, और ये दबाने वाला या दमनकारी या अंग्रेज कौन थे? तो वही है, दिल बहादुर है। ट्रिक है अपना, दिल बहादुर है। मतलब दिल्ली का तो विद्रोह था और क्रांतिकारी था बहादुर शाह जफर, और दबाने वाला दमनकारी कौन था? तो वो था हीरोज। ऐसे ही फिर अगला, फिर थे कान पे ताना केप। मतलब कानपुर का जो क्रांति हुई थी, कानपुर में, उसका नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे और नाना साहब ने। और दबाने वाला तो केप का मतलब कैंपवेल। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वो ये झांसी की रानी वाला बता दूं मैं, बाकी चीज़ें तो अपन डिटेल से देखेंगे। तो झांसी की रानी हीरो है। झांसी की रानी क्या है? झांसी की रानी हीरो। तो झांसी का जो विद्रोह हुआ था या क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। और इसको दबाने वाला या दमनकारी कौन था? तो वो था ह्यूरोज। और ये क्वेश्चन यहाँ पूछा भी हुआ है। तो चलो अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो वो था भूमि के उपहार हेतु। फिर अगला क्वेश्चन है, महासागरों के अध्ययन में जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को क्या नाम दिया गया है? तो वो है होप स्पोर्ट्स। इनको नाम दिया गया होप स्पोर्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें पेपर करते टाइम यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जब पेपर करोगे तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, जो इस पेपर में देखने को मिल रही है। मैं हर बार बताता हूँ कट ऑफ का कि 100 में से पिछला जो वैकेंसी थी उसमें 5800 सीटें थी, उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 72, और उससे पहले जो 2016 में भर्ती थी उसकी कट ऑफ गई थी 77, और पद भी अच्छे थे। इसमें 7000 से ज़्यादा पद थे
और यहाँ पद कम है फिर भी मेरिट कम है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ, और ये भी है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। ओबीसी की 68 थी, ईडब्ल्यूएस की 62 थी, एससी की 57 थी, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। एक चीज़ ये बता दूं मैं लड़कियों के लिए कि लड़कियां है ना पूरी अपने डेडिकेशन से तैयारी करेगी तो आराम से इनका हो जाएगा। और क्योंकि आरपीएफ की भी भर्ती आने वाली है, 50% सीटें वैकेंट रहती है, फिक्स रहती है, रिजर्व रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो है कर्नाटक में। मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो है कर्नाटक में। फिर अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान है? तो वह है 9वां स्थान। फिर अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था ये 1856 में। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र रूप से लागू कब हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू कब हुआ? तो ये हुआ था 1858 में, और ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। लॉर्ड कैनिंग उस समय वाइसराय थे। अब बात करते हैं अपन कैनिंग। तो ये कैनिंग साहब है, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत में अंतिम गवर्नर जनरल। अब एक चीज़ ये तो आ जाए, अच्छी बात है, अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है कैनिंग। और भारत का पहला वाइसराय, तो पहला वाइसराय कौन है? वही कैनिंग है। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो कैनिंग। और भारत में नियुक्त या भारत का पहला वाइसराय कौन है? तो वह कैनिंग। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर 1858 में तो इन्होंने ये कर दिया। फिर है 1859 में कैनिंग ने क्या किया? अपराध विधान संहिता लागू की। अपराध विधान संहिता लागू की कब की? तो 1859 में किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। फिर 1861 में क्या किया इन्होंने? इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। देखो 56 में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, 58 में ये स्वतंत्र रूप से लागू हुआ, 59 में अपराध विधान संहिता लागू की गई, और 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। और कैनिंग ने फिर एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो था दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। यानी कि दास प्रथा को गैर कानूनी बनाने वाला वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो वह है कुचिपुड़ी। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही इसमें यह है हरमंदिर साहब। अब आता है लिंगराज मंदिर। तो ये लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये है भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर है वह है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो ये ध्यान रखना, लिंगराज मंदिर है वह उड़ीसा में। फिर है उन्नाकोटी गुफा मंदिर। ये उन्नाकोटी गुफा मंदिर है, यह है त्रिपुरा में। उन्नाकोटी गुफा मंदिर है वह है त्रिपुरा में। फिर है गोल गुम्बज, और ये गोल गुम्बज तो पढ़ा भी होगा आपने, बीजापुर में है, और बीजापुर है कर्नाटक में। गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में है, उन्नाकोटी गुफा मंदिर ये त्रिपुरा में है, और लिंगराज मंदिर है यह भुवनेश्वर उड़ीसा में, और हरमंदिर साहब पंजाब में है ही। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो है रानी की वाव। तो ये रानी की वाव कहाँ की है? तो ये प्रसिद्ध बावड़ी है। रानी की वाव क्या है? ये प्रसिद्ध बावड़ी है, और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है रानी की वाव। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है मोदवेटा। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो वह है मोदवेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो इस चीज़ में लोसर, ये लोसर लद्दाख का है, ये ध्यान रखना। काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, तो काली मिट्टी कपास उगाने के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी है। फिर अगला क्वेश्चन,
भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार जिसके माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो वह है डीमेट अकाउंट। तो ये ध्यान रखना, शेयर बाजार में अगर कोई भी लेन देन करना है, सेल्स परचेज करनी है, तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये है ब्रेबॉर्न हिमाचल प्रदेश, यानी ईडन गार्डन बिल्कुल पश्चिम बंगाल में, बाराबती उड़ीसा में, मोटेरा ये गुजरात में है ही, और ये ब्रेबॉर्न है वह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो दीपा मलिक पैरा एथलीट है। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की सीटें आवंटित की गई है, तो वह है 7 सीटें आवंटित की गई। फिर है, मुस्लिम लीग ने कब 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? तो वो गया था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1947 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया या घोषित किया था। तो फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है, तो वह होती है जून महीने में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फॉस्टर ने किया? ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखन किया था E.M. फॉस्टर ने, ध्यान रखना है। फिर है, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक है वह Ag है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड है। 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस संकल्पना की प्रस्तुति की? तो वह है अर्थ गंगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश के खाद्यान्न विशेष रूप में गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तो वह होती FCI की स्थापना हुई थी 1965 में, ये भी ध्यान रखना। और ये संस्थान जितने भी इनकी स्थापना जरूर ध्यान रखनी है आपको। और ये कैसे याद रहेगी? तो आप पहले काम करना कि आप जितने भी आपको मिलते हैं उनको एक पेज में लिख लो। मान लो आपको 20, 50, 100 खूब सारी मिल जाएगी, आप इनको लिख लो। फिर कैसे याद करनी है? आप इनके 5-5 के ग्रुप बनाओ। पहले 5 उठाओ ऊपर की, उसको देखो एक बार, फिर कोशिश करो बिना देखे लिखने की। लिख लिया, अब भूल जाओ इनको, बाकी को छोड़ दो, 45 पड़ी रहेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब इनमें से वापस 5 उठानी है अगले दिन, तो फिर माइंड में जो 5 पहले लिखी थी उनको माइंड में आंखें बंद करके दोहरा दो, फिर ये हो जाएगी। फिर आगे वाले 5 देख के फिर यहाँ लिख, एक बार देखो बिना देखे लिखने की कोशिश करना। फिर अगली बार आओ तो ये पहले 5 देखना, फिर इनमें भी कोशिश करना ये 5 के 5 याद हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, देख लेना। फिर अगले दिन ऐसे 5-5 उठाना, धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगी। फिर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो अच्छे से याद आने लग जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, और उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं, तो वह नदी के चौड़े मुहाने। इसका उत्तर हो जाएगा नदी के चौड़े मुहाने। फिर है डॉट के आर्थिक सर्वेक्षण में थोलिनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो किया गया था 2019-20 में, यानी 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में थोलिनोमिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये है था अजमेर में, और ये बनाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये गुलाम वंश का संस्थापक ही था। और सल्तनत काल से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। और मैं भी कोशिश करूँगा आपको फिर बताने की, वही ट्रिक से। देखो मैं पहले तो क्रम बता देता हूँ उनका वंश का आपको, क्रम। तो देखो सल्तनत काल में वही एक ट्रिक है, GK TSL। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका ये भी पूछा जाता है किस वंश के बाद किसने शासन किया था, तो ये वाला हो जाएगा। फिर इनके कौन कौन से संस्थापक अंतिम कौन थे, क्या क्या हुई थी, ये सारी चीज़ें अपन देखें। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह बना, फिर ऐसे करके। फिर इसमें ही आ जाती है गुलाम वंश की शासक है, रजिया सुल्तान है, ऐसे करके आपको याद भी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखिर में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखो धोलावीरा, रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है, और लोथल ये गुजरात में है, और ये वाला नहीं है। फिर पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? पारसेक, तो पारसेक है वो लंबाई का मात्रक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन
ये नहीं है और बाकी ये सब सही है। फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में किसके द्वारा 5 सितारा ग्राम या 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई है? 5 सितारा ग्राम योजना ये इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? वह है प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सदन के सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। ये वाली सही है। फिर अगला क्वेश्चन, आरबीआई अधिनियम 1934 किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो वह दूसरी सूची में शामिल, और ये आरबीआई से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई की। फिर मैं बता देता हूँ, स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है? तो वह अनुच्छेद 112। फिर अगला क्वेश्चन, शब्द यूनिसिट्रल का पूर्ण रूप है? तो वह यूनाइटेड नेशंस कमीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसका पूरा रूप हो जाएगा। ये आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट पे ले लेना, और ये चीज़ें पूर्व का भी पूछा जा रहा है शिफ्ट में। फिर अगला क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833। अब देखो, ये जो गवर्नर थे ये 4 टाइप से हुए थे। पहले तो ये थे बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर। फिर था, इसी पद को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और फिर इसी को कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। अब देखो, पहला तो ये था रॉबर्ट क्लाइव था, आरसी यानी रॉबर्ट क्लाइव, और इसके बाद में वेरलास्ट कार्टियर और वॉरेन हेस्टिंग। देखो, बंगाल के गवर्नर कौन कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव ये पहला गवर्नर था, और एक थे वेरलास्ट कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग, ये अन्य गवर्नर थे। फिर आ जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी इस जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आता है, ये हो गया फिर भारत का, तो वही विलियम बेंटिंग, और अंतिम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनाव्रत के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती है जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? तो वह है आवश्यकता का द्विष्पांत। और ये है आज का अंतिम क्वेश्चन जीके जीएस का। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो वह है एंडीज। इसी पेपर में वर्ल्ड जीके से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, या एक क्वेश्चन मिला है, बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। और ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, और इनमें से आपको खुद को भी देखना, आपकी तैयारी हो जाएगी कितनी है, कैसे कैसे पढ़ना है। और जिसकी पहले से तैयारी है, या फिर जिसने पिछला जो 2020 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था, उसको तो यही चेक करना है कि उसमें उसके कितने नंबर बने थे और उसकी कैटेगरी क्या थी और उसकी कट ऑफ। जैसे मान लो जनरल की कट ऑफ गई थी 72, और जनरल का कोई लड़का है और उसके नंबर बने थे 68, तो उसको इस पेपर में यही देखना है कि उसने गलतियां क्या की थी और आगे क्या गलती नहीं करनी है। और ये मैं फिर बता देता हूँ, 72 नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ थी। और महिलाओं में तो EWS SC/ST में 30 नंबर में भी फिजिकल क्वालिफाई हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे अब नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ।
उसी के साथ तैयारी अपनी बूस्ट रखना, अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखना और रेगुलर स्टडी करनी है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।